यहाँ इंडिया में जब ब्रिटिश लोग रहते थे, तो वो लोग अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए यहाँ की औरतों को एम्प्लॉय करते थे और वो आया होती थी। आजकल हमारे घर में नैनीज़ होती हैं, उस टाइम आयाज़ होती थी। हमेशा से एक लालसा थी कि मैं कुछ लिखूँगी, मुझे अच्छा लगता था तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें लिखती थी जो मैं माइक्रो ब्लॉगिंग पे या इंस्टाग्राम पे सब डालती थी कुछ-कुछ लिख के। तो आज अगर मैं लिख रही हूँ तो मुझे उसमें अपने आप ही एक रिवॉर्ड मिल जा रहा है। कोई भी जो लाइफ़ होती है वो कंप्लीटली ब्लैक या पूरा सफ़ेद नहीं होती है। लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आए, आपको कहानी बताने की लालसा हो। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को ले लें एक बार, अगर उसमें ऐसे किरदार हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक आजकल का सिनेरियो ले रहे हैं या बहुत पुराना ले रहे हैं। जो उसके किरदार हैं उससे अगर रिलेट कर पाती है जनता, तो कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या-क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं उससे, अगर उस तरह लिखा जाए तो। देश के आज़ाद होने के बाद अगर हमारी सोसाइटी कलेक्टिवली अ, उसका उत्थान हुआ है, तो हमारे सबसे निचले तबके का भी उत्थान तो हुआ है। जब आया हम नहीं बने थे, तो अ, जो औरतें वहाँ छोड़ दी जाती थीं, वो डॉक्स में रहती थीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक का शब्दरथी कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज साहित्य तक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उमा लोहरी जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। उमा जी का एक उपन्यास आया है द वन वे शिप्स। इस उपन्यास का जो आवरण है उसे देखकर आप को एक आभास ऐसा हो रहा होगा कि ये किसी ऐसी स्त्री की कहानी है जो आधुनिक है, लेकिन फिर भी लोनली है। प्रकृति के बीच है, समुद्र के किनारे है और उसके हाथ में एक सूटकेस है जिससे वह किसी जगह की यात्रा करने की कोशिश में लगी। लेकिन क्या कोई शिप ऐसा भी हो सकता है जिसकी यात्रा एक तरफ़ा हो? उसके लिए आपको ये उपन्यास पढ़ना पड़ेगा जिसे ओम बुक्स इंटरनेशनल ने प्रकाशित किया है। इसी किताब पर आज हम लोग बात करेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि उमा जी ने उपन्यास लिखना कब से शुरू किया, क्यों शुरू किया और एक ऐसे विषय को क्यों चुना। आशा के रूप में जो नायिका है अ, उसे किस परिवेश से चुना और इस उपन्यास के माध्यम से क्या कहने की कोशिश की। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएँ और लेखन की शुरुआत आपने कैसे की, ये बताएँ? जी मैं एक वकील हूँ पढ़ाई से और जब मैंने ये लिखना शुरू किया तब कोविड शुरू ही हुआ था। तब मेरा बेटा हुआ था और मैं घर पे थी और तब मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही थी यूँ ही और उसमें बीच में मुझे एक आर्टिकल मिला जो बता रहा था कि कोई एक इंडियन औरत विदेश में किंग्स क्रॉस स्टेशन में लंदन में छोड़ दी गई और उसके पॉकेट में सिर्फ़ 1 पाउंड था। तो मुझे ये देख के बहुत शॉक लगा कि कोई औरत अगर विदेश में है उस वक़्त तो उसको अंग्रेज़ी तो नहीं आती होगी। 1 पाउंड में उसका क्या होगा? कोई उस वहाँ था क्यों नहीं? और फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया इस बारे में। तो मुझे पता चला कि यहाँ इंडिया में जब ब्रिटिश लोग रहते थे, तो वो लोग अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए यहाँ की औरतों को एम्प्लॉय करते थे और वो आया होती थी। आजकल हमारे घर में नैनीज़ होती हैं, उस टाइम आयाज़ होती थी और उसमें भी उनका बहुत प्रेफ़रेंस हुआ करता था कि केरलाइट आयाज़ हों जो कि अंग्रेज़ी बोल सकें ताकि उनके बच्चे अंग्रेज़ी सीख सकें। फिर 5-6 साल की उम्र में सब वापस इंग्लैंड चले जाते थे। तब जब ये जाते थे वापस इंग्लैंड, तो इनके साथ आयाज़ को भी भेजा जाता था। मेम साहिब्स जाती थीं अपने बच्चों को लेके और आयाज़ भी जाती थीं। तो ये शिप पे ट्रैवल करने के लिए भी ले जाते थे उनको और वहाँ जाके उनको कई बार छोड़ देते थे। कई बार ये अरेंजमेंट होता था कि आपको वापस घर जाने का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। कई बार ये होता था कि कोई और फैमिली जा रही होगी तो उनके साथ आप जा सकते हैं घर। तो ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स में वापस आने का इंतज़ाम होता था।
और जो बेचारी वहाँ पे छोड़ दी जाती थी, उनका क्या होता था, इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा है ये किताब। आप प्रोफ़ेशन से एडवोकेट थी। कोविड आया तो कोविड के दौरान आपने खबरें पढ़ी और खबर पढ़ के आपके दिमाग में आया कि मैं इस पृष्ठभूमि पर किसी एक ऐसी औरत की कहानी लिखने जा रही हूँ जो वैसे परिवेश से है जहाँ उसको आया बना के ब्रिटेन में ले जाया गया या भारत में भी जिन इलाकों में अंग्रेज रहते थे उन परिवारों में वो रहती थी और जाते थे जैसा कि आपने बताया। लेकिन ये लिखना है और मैं लिखूँगी और बतौर लेखिका मेरी किताब आएगी, ये विश्वास कहाँ से था? और ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस उम्र में आप हो, जिस काम को आप कर रहे हो, अचानक से आपके मन में एक दिन आया कि मैं लिखना शुरू कर दूँगी और मैं लिख मैं जब छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी, जैसे जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तब मैं लिखूँगी। और जो-जो मुझे करना था मैंने सोचा था उससे पहले मैं इस तरह का काम करूँगी, वकालत करूँगी, कहीं कंपनी में काम करके देखूँगी, वो सब मैंने कर लिया था। और हमेशा से एक लालसा थी कि मैं कुछ लिखूँगी, मुझे अच्छा लगता था तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें लिखती थी, जो मैं माइक्रो ब्लॉगिंग पे या इंस्टाग्राम पे सब डालती थी कुछ-कुछ लिख के। लेकिन कुछ फुल फ्लेजेड बड़ा लिखने का मन करता था। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे धीरे-धीरे खुद ये आभास हुआ कि इसमें ये आगे कोई पढ़े ना पढ़े, या आगे प्रकाशित कोई करे ना करे, आज लिख लेने में बहुत सुख है इसमें। तो आज अगर मैं लिख रही हूँ तो मुझे उसमें अपने आप ही एक रिवॉर्ड मिल जा रहा है। तो हर रोज़ वही चाहती थी मैं अपने काम से, तो हर रोज़ जब मैं वही करती गई तो वो जब पूरा बन गया तब लगा हाँ, अब मैं भेज सकती हूँ किसी को। तो कोई कितने समय एनकरेजमेंट में मिली। ये उपन्यास तैयार हुआ आपका? 3 साल लग गए थे। उसमें बीच में थोड़ा एक सेकंड वेव कोविड में मैंने बिल्कुल नहीं लिखा होगा। बस बाकी 3 साल लगे थे। ये नायिका आपकी जिस तरह से आपने लिखा है इस उपन्यास की शुरुआत होती है एक मीडिया हाउस से। मीडिया हाउस में एक बड़े असाइनमेंट की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर जो वुड बी प्राइम मिनिस्टर होने वाला प्रधानमंत्री है भारतीय मूल का, उसमें पढ़ते समय किसी को ये भी आभास हो सकता है कि ये वर्तमान की घटना से जुड़ी हुई बात है। उसके बाद भारतीय मूल का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो होने वाला है, सांसद है, उसके इंटरव्यू से अचानक संवाददाता तो को हटा दिया जाता है, वो लड़की है। जी। और हटा दिया जाता है और उसको कह दिया जाता है इस आपकी जो स्टोरी है, जिस महिला की आप बात कर रही हैं, आपने खबर पढ़ी थी तो इसलिए कहानी उस तरह से कि भाई तुम्हें इसका जाके एक गाँव में हुँ। बसे हुए एंग्लो इंडियन लेडी का इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू करना। अब कहाँ एक तरफ फार्मर मतलब वुड बी आने वाला प्रधानमंत्री और बड़ा सेलिब्रिटी जी। प्राइम मिनिस्टर होने वाला और कहाँ दूसरी तरफ ये। वहाँ से ये कहानी आप शुरू करते हो और उसके बाद फिर आशा की ज़िंदगी में भी ये जो इतना बारीक चित्रण है एंग्लो इंडियन परिवार से अधिक आयाओं का, हुँ। जो कि सामान्य तौर पर जो अभी तक जिन किताबों को हम पढ़ते हैं, उनमें चित्रण उन लोगों का होता है जो या तो बहुत विक्टिम हैं या फिर बहुत जो शासक कर रहे हैं। तो यानी कि या तो एंग्लो इंडियन परिवार का चित्रण होगा या तो अगर उन्होंने किसी को सताया है तो चित्रण होगा। एक सामान्य ज़िंदगी जो घटनाओं का शिकार होती है, हुँ। जिस पर उसका अपना कोई बस नहीं होता, उसके चित्रण में इतना ज़्यादा बारीक चित्रण आप कैसे कर पाए? अम, मैंने थोड़ा रिसर्च जब किया, तो इनमें से मुझे कई किताबों में ऐसे स्कॉलर्स का काम मिला जो अ, इंडिया से ब्रिटेन तक जो माइग्रेशन हुआ अलग-अलग किस्म के लोगों का, उसके बारे में मुझे थोड़ा रिसर्च मिला। उसके बाद मैंने अपने लेंस के थ्रू उसे देखने की कोशिश की कि कोई भी जो लाइफ़ होती है वो कंप्लीटली ब्लैक या पूरा सफ़ेद नहीं होती है। तो थोड़ा-सा ऐसा होता है कि किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है, तो किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है। कोई कंप्लीटली अच्छा ही कर रहा है ऐसा नहीं है। किसी ने कुछ ग्रे काम किया होगा। उनके तरफ से वो सही होंगे, दूसरे की तरफ से वो गलत होंगे। लेकिन दोनों शायद अपने नज़रिए में सही हैं।
तो वो रिसर्च पढ़ने के बाद मैंने एक अपना लेंस लगाया उसमें कि जब कोई लड़की रही होगी 100 साल पहले, उसकी क्या आशाएँ होंगी? अ, उसके एस्पिरेशंस क्या होंगे उस टाइम? शायद क्या वो डिफरेंट हैं आजकल के किसी बच्चे से जो 16-17 साल की है? उसके बाद आगे जाके क्या पहली बार कोई किसी के लिए काम करना जब शुरू करता है, अ, जब आप खुद बच्चे हैं, लेकिन आपको किसी का केयर करना है, आप सडनली बड़े हो गए हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता है? मैंने वो सब ह्यूमन एस्पेक्ट्स लाने की कोशिश की जो मुझे लगता है यूनिवर्सल हैं। आज कोई लड़की अगर माँ बनती है और उसको लगता है कि अब मेरे ऊपर इतनी जवाबदारी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको जो फीलिंग आती है शायद पहले भी वैसे ही होता होगा। तो उस रिसर्च को इसके साथ कंबाइन करना मुझे लगा कि बहुत आसान बना देता है किसी की लाइफ़ को वैसे देखने के लिए जैसी वो है। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ सब अच्छा हुआ है, सब एक ही लेंस से ना देखा जाए। मुझे लगता है वैसे करके ये चित्रण हो पाया है उसका। आपकी पढ़ाई-लिखाई लीगल बैक मतलब आपने लॉ की डिग्री ली तो विधि पर कोई उपन्यास की जगह आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसमें भी ह्यूमन बिहेवियर क्यों चुना? मैंने जो पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि उसने एक तरह से मुझे सिखाया है कि जो चीज़ें नहीं लिखी हैं, जो चीज़ें आपको शायद अस्यूम करना पड़ेगा कुछ पढ़ के, वो कैसे करना चाहिए। तो इस तालीम को किसी भी चीज़ पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आए, आपको कहानी बताने की लालसा हो। तो जब ऐसा कोई टॉपिक मिल गया जो कि मेरा इंटरेस्ट उतना स्पार्क कर रहा है कि मैं उसमें और पढ़ना चाह रही हूँ और अपने अपने मन में एक सिनेरियो क्रिएट करके उस रिसर्च को कंबाइन कर पा रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये बहुत नेचुरली आ रहा है मुझे। अगर आपसे मैं कहूँ कि द वन वे शिप्स की कहानी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, हालाँकि पूरा उपन्यास पढ़ के ही उनको पता चलेगा, तो ये कहानी दरअसल संदेश क्या है और इस कहानी की नायिका की पीड़ा को उजागर करके वर्तमान में आप किन लोगों को संदेश देना चाहती हैं या किन लोगों को बताना चाहती हैं? क्योंकि आज का जो युवा है वह इतिहास में वो भी उस तबके को देखने के लिए वह दृष्टि उसके अंदर पैदा करने के लिए, मतलब पॉपुलर सब्जेक्ट की बजाय आपने एक ऐसे गंभीर विषय को क्यों चुना? मेरा आशय ये है। अम, जब जब हम किसी भी सब्जेक्ट को ले लें एक बार, अगर उसमें ऐसे किरदार हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक आजकल का सिनेरियो ले रहे हैं या बहुत पुराना ले रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई बच्ची 100 साल पहले पैदा हुई है, वो जो सोच रही है अपने जीवन के बारे में और आज कोई सोच रहा है, उसमें शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ये अलग बात है कि उस वक़्त सोसाइटी के उनके एक्सपेक्टेशंस थोड़े अलग थे, हमारे थोड़े अलग हैं अभी। तो मुझे लगता है सेटिंग जो भी हो, अगर जो उसके किरदार हैं, उससे अगर रिलेट कर पाती है जनता, तो कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या-क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं उससे, अगर उस तरह लिखा जाए तो। एक तरह से इंटरेस्ट आएगा किसी का अगर इस चीज़ में, तो और एक्सप्लोर किया जा सकता है और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था, तो मुझे पता चला कि अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे स्कॉलर्स जो इस पे बहुत एक्टिव रिसर्च कर रहे हैं। आयाज़ एंड अमाज़ नेटवर्क करके यूएस में सॉरी यूनाइटेड किंगडम में एक ग्रुप है स्कॉलर्स का, जो कि एक्टिवली इस चीज़ को रिसर्च कर रहा है कि जो माइग्रेशन शुरू हुआ वो कैसे हुआ था। अराउंड 2000 तक का रिसर्च 2000 साल तक का रिसर्च उन्होंने किया है, जब से शुरू हुआ ये माइग्रेशन तब तब से लेके अब तक का। तो उसपे कांस्टेंट एक डायलॉग है। तो अगर किसी को इस फ़िक्शन के थ्रू इंटरेस्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ होगी तो एक्सप्लोर आपके करने के लिए। उपन्यास की नायिका वो जो अखबार में आपने आर्टिकल पढ़ा था वही लेडी थी या आपने इसको क्रिएट किया और उसमें अपना कितना कंट्रीब्यूशन है आपका? ये बहुत सारी लेडीज़ हैं इसमें एक में। मैंने जितने लोगों के बारे में पढ़ा उनमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें कंबाइन की होंगी इसकी पर्सनैलिटी में और थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी भी है कि सबसे ऑर्डिनरी जो हमारे लोग होते हैं उसी उन्हीं में से कोई सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर देता है। क्योंकि जो सिचुएशन को वो जैसे हैंडल कर रहे होते हैं, उनके सामने कोई डिफ़िकल्ट वक़्त आता है, वो उसको कैसे उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो एक बहुत ऑर्डिनरी कोई लड़की है, वो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर सकती ऐसा?
क्या वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने अपनी सोसाइटी को वापस कुछ देने की कोशिश की हो, अपनी सिचुएशन इतनी खराब होते हुए भी? तो शायद हो आपके सकता परिवार में कोई लेखक है? है। नहीं है। नहीं। तो इस उपन्यास को आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, आपने हिंदी में क्यों नहीं लिखा और अंग्रेजी में क्यों लिखा? आप देख पा रहे हैं मेरी हिंदी शायद मेरी हिंदी को और काम करने की ज़रूरत है। मुझे ज़्यादा हिंदी में पढ़ना चाहिए ताकि मैं ऐसे मिला-मिला के ना बात कर रही हूँ। एक लेकिन मैं प्रश्न कोशिश मेरे दिमाग में आ रहा है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और उस दौरान से और अभी जब हम 2025 में बात कर रहे हैं, जो कामगार तबका है जिनको हम आया कह रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, आप क्या पाती हैं? उनकी स्थितियों में कोई बदलाव हुआ है? ये सोशल मीडिया के आने से उनके अधिकारों की कोई मजबूती मिली है? और अंततः वन वे शिप का जो उद्देश्य है, वो क्या है? क्योंकि ब्रिटिश राज भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जो कामगार तबका है, जो आया है, उनकी कंडीशन में क्या अंतर पड़ता है कि वो किसी ब्रिटिश के लिए काम करती हैं या किसी भारतीय विदेशी धरती पर किसी भारतीय मूल के आदमी के लिए काम करती हैं। सामान्य तौर पर तो जो भारत का है वही ले जाएगा यहाँ के लोगों को। हुँ, हुँ। तो उनकी स्थिति में क्या कोई बदलाव आया है? उनके अधिकारों में कोई बदलाव आया है? मुझे लगता है अगर देश के आज़ाद होने के बाद अगर हमारी सोसाइटी कलेक्टिवली अ, उसका उत्थान हुआ है, तो हमारे सबसे निचले तबके का भी उत्थान तो हुआ है। अब ऐसा होता है कि कई जगह पे जैसे कई गाँवों में और सब जहाँ पे कास्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है लोगों के लिए, शायद वहाँ पे मैं शायद सबके लिए नहीं बात कर सकती है क्योंकि हो सकता है वहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो, मैं उतना टच में ना हूँ उस चीज़ के। लेकिन अगर मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखती हूँ कि हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प हैं, उनकी सिचुएशन कैसी है, तो सबका अपना-अपना एक संघर्ष ज़रूर है। जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं, वैसे ही वो भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके राइट्स उस वक़्त से ज़्यादा बेहतर तो ज़रूर हैं क्योंकि अब जैसे ये लड़कियाँ हैं, इसमें जो इनके बारे में बात किया है, जो सारी कॉलोनीज़ की हुँ, लड़कियाँ हुँ, हैं, हुँ, चाहे वो श्रीलंका की हों, चाइना की हों, इंडिया की हों, जो वहाँ ले जाई गई थीं। हुँ। बहुत सारी गिरमिटिया भी थे कल्याणी है, जो के एलिस है। हुँ, हाँ, रंगम्मा है। हुँ, वो सब जो गए थे उनको इतना भी इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, उनको छोड़ के कहीं आ गए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता कि आप अपने घरवालों से दूर हैं। ये जो आया होम जिन लोगों को मिल गया, वो लोग बहुत फॉर्च्यूनेट हैं कि वो जा पाए वहाँ। जब आया होम नहीं बने थे, तो जो औरतें वहाँ छोड़ दी जाती थीं, वो डॉक्स में रहती थीं। जहाँ पे शिप्स आते हैं, वहीं नीचे जो थोड़ा-सा शेल्टर होता है, उधर अलग-अलग किस्म के मर्द भी हैं, ये भी हैं। बहुत बुरा हाल होता था, कोई सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है ऑब्वियसली, ना खाना-पीना का कोई अरेंजमेंट है। उतनी ठंडी जगह पे वो गई हैं, जहाँ की इंडिया से वो गई हैं अगर, तो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट से सीधा वहाँ गई हैं, जहाँ पे बारिश हो रही है, ठंड है, तो बिल्कुल कोई शेल्टर के बिना रही। हमें नहीं पता कितने लोग शायद मर गए होंगे इसमें, उस सिचुएशन में जाके। इनफैक्ट जो कामों को मैंने रेफ़र किया है, जो स्कॉलरली वर्क्स मैंने पढ़े हैं, उसमें भी उन्होंने शुरू में लिखा है कि आप ये ना समझें कि ये सभी आयाज़ का यही हुआ होगा, कि सभी इतनी फॉर्च्यूनेट रही होंगी या सभी उतनी अनफॉर्च्यूनेट रही होंगी। ये हमें शायद 4-5 लोगों का, 10-12 लोगों के बारे में पता होगा जिसके बेसिस पे हमने ये लिखा है। लेकिन हमें सबके बारे में नहीं पता। हमें नहीं पता कि क्या स्केल रहा होगा इनके आने का। शायद 1950s के अराउंड ये आयाज़ का जाना-आना खत्म हो गया था। उसके पहले तक होता था और आया होम्स भी बहुत बाद में एस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन इनका जो ट्रैवल शुरू हुआ है वो बहुत पहले से हुआ है, 1800 कुछ से होता रहा है। तो बहुत सारे लोगों की सिचुएशन हमें पता ही नहीं है कि वो अच्छी थी कि नहीं थी। और बुक का उद्देश्य वैसे अगर मैं कहूँ तो यही होगा कि अ, अगर अगर कोई थोड़ी एम्पैथी डेवलप कर सकता है कि जो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनको भी वैसे देखें जैसे हम अपने भावनाओं के बारे में सोचते हैं। क्योंकि हम जो बोलते हैं उतने पैसे तो हम उन्हें दे देते हैं। लेकिन क्या हम
क्या हम उनके भावनाओं का भी ध्यान रख पाते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं? तो मुझे लगता है कि किसी से भी जो भी हमें सर्व कर रहा है, उसको हमें थोड़ी एम्पैथी के साथ देखना चाहिए। और मुझे लगता है उस एक छोटी-सी चीज़ से उनकी सिचुएशन अम, शायद यहाँ से यहाँ चली जाती है, अगर आपके काम करने वाले अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इस किताब को हिंदी में भी आना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या जी, आप जी। मतलब इस तरफ सोच पा रही हैं कि नहीं, इस किताब को हिंदी में इसलिए आना चाहिए क्योंकि पूरी पृष्ठभूमि जो है वह भारतीयों की है। अंग्रेजी में एक बड़ा तबका निश्चित रूप से उसको पढ़ना चाहिए। मैं जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें कहूँगा द वन वे शिप्स को खरीद कर ज़रूर पढ़ें। ओम बुक्स इंटरनेशनल ने इसको प्रकाशित किया है और इसका मूल्य 8 यूएस डॉलर है, 7 पाउंड है ₹295 और है। रुपए में ₹295 है। यानी विदेशियों के लिए महँगी है, भारतीयों के लिए सस्ती है थोड़ी। तो ₹295 कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो विषय जिस तरह से आपने उठाया है और उसकी जो संवेदनशीलता और जो मार्मिकता है, अ, मूलतः भारतीय और जो दक्षिण भारतीय और श्रीलंका की जैसे बात करें, मतलब उस तबके की बात करें, ये जो कामगार तबका है और जिसके मानवीय हकों की बात ज़्यादा है, मानवीय संवेदनाओं की बात है, उनकी जीवन स्थितियों और कार्य स्थितियों की बात है, जो सामान्य तौर पर किसी भी कानून की बजाय मनुष्य के संवेदना की अधिक मांग करता है। जी। क्योंकि जो उनके एम्प्लॉयर हैं वह कानूनी रूप से उनको उस तरह से बँधे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग किस तरह से गए। गिरमिटिया लोगों पर तो बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिए हम उनके बारे में जानते हैं जी। कि वो लोग गए और बड़ी मेहनत से अपने मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना हर जगह अपनी जी। पहचान बना ली। लेकिन इस तबके के बारे में बहुत कम या नहीं के बराबर लिखा गया है। कम से कम मेरी नज़र में ये पहली किताब है जो अ, उन आयाओं की बात करती है जिनका मतलब जो एक तरह से घरेलू नौकर के तौर पर जिनको ले जाया गया था। जी, तो जी। जो बाहर काम कर रहा है वो तो नज़र भी आ जाता है, उसका विद्रोह भी, उसकी माँग भी, लेकिन जो घरों के अंदर है, उनको हर तरह का मतलब किताब पढ़ेंगे लोग तो समझ पाएँगे कि उनके सामने किस तरह की समस्या थी। और हर जो नायिका है इसकी, इसीलिए मैंने कहा था कि आप कहानी बता दीजिए, तो आपने कहा कि नहीं, इसमें बहुत सारी नायिकाएँ हैं। जिस किसी एक कहानी ने इसके अंदर आपको छुआ हो, उसकी कहानी बता दीजिए। अ, हँसा कि अगर नहीं भी बताना चाहें तो। जिन रिसर्च में जी मैंने जिन हाँ, लोगों के जिन बारे में लोगों पढ़ा, की जी, मुझे लगता है कि एक बहुत पावरफुल कहानी है जो शायद 100% हुँ, यहाँ नहीं हुँ, दर्शाई है ठीक मैंने, है, हुँ, लेकिन एक आया थी, उनका नाम था मिनी ग्रीन। मिनी ग्रीन जो थी, उनको वो कहती थी फिज़िकल अब्यूज़ भी हुआ था उनके साथ, मारपीट हुई थी, खाना नहीं देते थे, पैसे नहीं देते थे। ये शायद बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। मिनी ग्रीन ने कोर्ट में ले गई अपने एम्प्लॉयर्स को उस ज़माने में, और कोर्ट ने उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया और उनके एम्प्लॉयर्स को सज़ा भी दी इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है ये बहुत पावरफुल कहानी है उस टाइम की। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से सारी औरतों का कुछ बुरा ही हुआ हो। कई ऐसी थीं जिन्होंने हिम्मत करके इस तरह की चीज़ें भी की हैं। तो मैंने पूरी नहीं दर्शाई है ऐसी कोई कहानी, लेकिन मैंने उस हिम्मत को अपने नायिका के अंदर दिखाने की कोशिश की है। ऐसी भी एक औरत थी, जो मेरे बुक में भी है, मिसेस एंथनी परेरा करके। वो उनका काम था सिर्फ़ शिप पे बच्चों का ध्यान रखना। वो घरों पे जाती ही नहीं थी। तो जिन फैमिलीज़ को ट्रैवल करना होता था, वो उन्हीं के साथ एम्प्लॉयड होती थीं। और उन्होंने इंडिया और इंग्लैंड के बीच की यात्रा 50 बार से ज़्यादा की है। और उनको मैंने दिखाया भी है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या रहे होंगे। वो घर नहीं जा पा रही हैं, लेकिन वो अपने पैसे घर भेज रही हैं। शायद उनके परिवार वाले भी नहीं चाहते हैं कि वो आएँ, क्योंकि एक बार आप 7 समुंदर पार कर लेते थे उस वक़्त, तो आपको कोई वापस नहीं लेना चाह रहा होता था। शायद ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि पैसे भेज रहे हैं, उनको घर उनका है नहीं। अब घर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस बुक का, कि आपका घर कौन-सा होता है? क्या ये वो होता है जहाँ आप रहते हैं, या वो होता है जहाँ के लोग आपको पसंद करते हैं, जहाँ आपकी चीज़ें रखी रहती हैं, या आपका घर बदल जाता है?
बहुत सारे वैसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो शायद इन लोगों ने भी एक्सपीरियंस किए होंगे नायाज़ ने। तो मुझे लगता है मिनी ग्रीन और ये एंथोनी परेरा ये लोग बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग थी उस ज़माने में भी, कि उन्होंने अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसमें ही काफ़ी एंटरप्राइज़िंग थी ये, अपनी मर्ज़ी से कर रही थी। ये तो कोई नहीं कह सकता, बट अगर इतनी बार किया तो शायद अपनी मर्ज़ी से कर रही थी ये सब काम, और उन्होंने अपना जीवन वैसे ही बना लिया था। तो आप इन्हें नायिकाओं की तौर पे देखती हैं या विक्टिम के तौर पर? शायद ये शुरू होते वक़्त विक्टिम्स थी, और आप जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अपने प्रॉब्लम से, आप उसी से नायक बन जाते हैं। तो शायद इन्होंने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया अपने प्रॉब्लम्स की तरफ, शायद ये नायिका ही हैं, क्योंकि अपने जीवन का कंट्रोल इनके पास है। अ, ये उपन्यास हिंदी में कब आएगा और आपका अगला प्रोजेक्ट कोई है या अभी आप कुछ समय आराम करेंगे? नहीं, मैंने ये हिंदी में, तो अब मेरे पब्लिशर्स अगर इसको रिलीज़ कर पाएँगे हिंदी में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी तरफ के जो सारे रिश्तेदार हैं मेरे, वो सब हिंदी भाषी हैं, और उनको वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैंने बात तो बहुत सारे लोगों से की है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएँगे इसे अभी, जब तक वो हिंदी में नहीं आती है। तो हाँ, आई होप मेरे पब्लिशर्स उसको हिंदी में भी कंसिडर करें लॉन्च करना। और आप मैंने खुद दूसरे अनुवाद प्रोवाइड करा दें तो बहुत सारे पब्लिशर प्रकाशित कर देंगे इसको, जो कि क्योंकि हमारे कार्यक्रम को प्रकाशक पब्लिशर्स भी देखते हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी। अनुवाद की दिक्कत होती है, अनुवाद करने कराने वालों की। जी। और प्रोजेक्ट अगला कुछ है? जी, मैंने एक ड्राफ्ट उसका लिख दिया है, किसका? अगले वाले का। तो वो इस चीज़ से नहीं डील करता है, इस सब्जेक्ट से नहीं डील करता है, और वो ये एक कहानी है। मैं सिम्प्लीफाई करके बताऊँ तो ये कुछ दोस्तों की कहानी है। 1980s में बेस्ड है, और कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ हैं। पहली बार घर से बाहर गई हैं, और अपना अपने दोस्त ढूँढ रही हैं, अपना फुटिंग ढूँढ रही हैं। उसके बीच में कुछ ऐसी घटनाएँ घटती हैं जो उनको बहुत क्लोज़ली अफ़ेक्ट करती हैं, उनमें से ही एक क्लासमेट के साथ। और दोस्ती का मतलब, गिल्ट का मतलब, और सालों तक उससे जूझना कैसा होता है, और फाइनली जब आपको उससे छुटकारा मिलता है, तो आप क्या एफ़र्ट्स करके उससे छुटकारा ले पा रहे हैं, उससे डील करता है, अगर मैं सिम्प्लीफ़ाई करके बताऊँ। बहुत-बहुत आभार और शुभकामनाएँ। जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसकी भाषा और इसके अंदर जो कथानक कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ मैं हमने चूँकि बहुत सारी बातें आपको इसलिए नहीं बताई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप इसे खरीद कर पढ़ेंगे नहीं, आपको हमारी बात से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएँगी। शुरुआत जैसा कि आपने कहा, एक घटना से होती है और उसके बाद घटनाएँ जुड़ती चली जाती हैं। थोड़ा बहुत आपने बताया, थोड़ा बहुत मैंने बताया कि पत्रकार है, जाती है और जब यूके जाती है तो जिन परिवारों से मिलती है, लगातार उसको कहानियाँ मिलती चली जाती हैं, और उस दौरान आशा के बहाने, आशा की तरह की जो देश और दुनिया के खासकर दक्षिण एशियाई देशों से जो लोग वहाँ मौजूद हैं, यूरोपीय देशों में, अ, उनकी कहानी है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आभार आपका बहुत समय धन्यवाद। देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को हमारी बातचीत पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। अगले सप्ताह मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी रचनाकार के साथ, शब्दरथी कार्यक्रम में या बातें मुलाकात के कार्यक्रम में। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद। धन्यवाद।